टाइम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और रहम वाला है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फारूक खान है, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट केएमटीसी और मामजी हॉस्पिटल से मुंसलिक। आज का मौजू है भूल या याददाश्त या निसियान। अब कहता है ना कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो लेकिन मकसद ये कि मेरे लिए वो एक अजाब है जो पुराने सोचे हैं, तो इसलिए मेरा हाफजा ही ले ले अल्लाह ताला। लेकिन ये जिस हादसे की हम बात कर रहे हैं, ये वो हादसा है जो कि आदमी में एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाता है, या जिस हादसे का नुकसानात हैं। अब ये हादसा क्या होता है? चीज़ों का भूल जाना। मिसाल के तौर पर आपने किसी से कहा कि भाई 4 चीज़ें ले आओ, वो कहेगा जी मैं एक चीज़ भूल गया। ये एक तालिब इल्म है, वो कहता है जी मैं सबक याद करता हूँ लेकिन बहुत जल्दी उसको भूल जाता हूँ, मुझे बार बार दोहराने की कोशिश करनी पड़ती है। ये अगर कोई साहब है तो कहता है जी उस वक्त मुझे ये बात याद नहीं आई, उस वक्त ये मैं कहना भूल गया था, बाद में मुझे ये बात याद आई। तो इसको हम कहते हैं कि यह हावज़ा। अब ये हावज़े को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, हावज़े की कमज़ोरी को। नंबर 1 हावज़े की कमज़ोरी बूढ़ों में, और नंबर 2 याददाश्त की कमी जवानों में। तो पहले ये कि हम बूढ़ों में ले लेते हैं। बूढ़ों में याददाश्त की जो कमी है, उसमें जो मेन रीज़न है वो एक डिजीज़ कहलाती है जिसको हम कहते हैं अल्जाइमर डिजीज़। इस डिजीज़ में क्या होता है कि पहले स्टेज के तौर पे तो मरीज़ की फ्रेश मेमोरी यानी रीसेंट मेमोरी जो है तो वो डिस्टर्ब होती है। यानी कि आदमी की पुरानी मेमोरी तो बहुत अच्छी होती है, वो बरसों पहले की आपको बात बता देगा, और बरसों 10-10 साल 15-15 साल पहले की बात। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे जी दोपहर को क्या खाया था, उसको पता नहीं होता है। चीज़ें रख के वो भूल जाता है। और फिर जब ये डिजीज़ हल्के हल्के बढ़ती रहती है तो पता चलता है वो घर का रास्ते भूलने लगा, कपड़े किस तरह पहनते हैं वो इस चीज़ को जो है तो अपना भूलने लगता है। और ये कि जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती है पता चलता है कि वो हिसाब किताब में कमज़ोर होता जा रहा है। अब जब ये कमज़ोर होता है तो जो घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो डील नहीं कर पाता है हैंडल, लिहाजा कि इसको यहाँ से हटना पड़ता है। कभी ये राज़ी हो जाता है हटाने पे, क्योंकि ये इसको खुद इस चीज़ का इदराक नहीं होता कि ये चीज़ें उसको हो रही हैं। या अगर ऑफिस में उसका काम अकाउंटिंग का है तो वो जाहिर सी बात है इसे छोड़ना पड़ जाता है, ना होते हुए भी ना चाहते हुए भी इसे के छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये है, इसीलिए आपने अगर देखा गौर किया होगा तो 60 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। अब इसमें एक हमारे टीचर कहते थे, अजरा मजाक कहते थे, जिससे हम तो खैर मुत्तफिक नहीं है कि 60 साल की उम्र में आदमी सटिया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहते हैं, बाद लोग कहते हैं कि 55 और 55 बराबर होता है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो अब ये जो बीमारी है वक्त के साथ साथ जब बढ़ती है तो पता ही चलता है दिन और रात का उसको पता नहीं होता है। नमाज में 4 रकातें पढ़ रहा हूँ या 3 रकातें, ये उसका पता नहीं होता है। फिर जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है पता ही चलता है कि भाई ये अपना है, पेशाब पखाने पे कंट्रोल नहीं है उसको। जब ये स्टेज आता है तो फिर समझे कि ये जो ऊपर वाले जो है, उसके जो अटेंडेंट है, ये उनकी आजमाइश और की बढ़ जाती है और उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर जब ये बीमारी जैसे जैसे बढ़ती है तो फिर आदमी जो है तो अपने लोगों को में मिक्स करने लगता है, पहचान में मुश्किल हो जाती है। बेटे को बाल दफा भाई कह देता है या भाई का बेटा, उसको अपनी बर्थडे याद नहीं होती है, अपना मायूस सा रहता है, उदास सा रहता है, पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप समझें कि ये दोबारा से मासूम बच्चा बन जाता है। ना इसको अपनी तारीख पैदाइश जिसको वो पहले इतने धूम से मनाया करता था, या दूसरों की उसको याद होती थी कि बर्थडे कब है, अब वो इस चीज़ में नहीं होता है। पहले महफिलों में इतना हिस्सा लेता था, अब चुपचाप एक जगह पर ये के बैठा रहता है, उसमें एनर्जी कम महसूस होती है। उसकी जो नींद है स्लिप स्लिप डिस्टर्ब हो जाती है जैसे बच्चे की। पता ही चलता है कि भाई रात में जो है तो जाग रहा है और दिन में जो है तो अपना सो रहा है, और जब ये रात को जगाता है तो दूसरों को भी मुस्तकिल तौर पर ये डिस्टर्ब करता रहता है। तो घर वाले इसके बाद दफ़ा कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये जब जागते हैं तो ये हमारी भी नींद डिस्टर्ब होती है, हम बीमार हो गए। उस वक्त फिर ऊपर वालों की काउंसलिंग करना ज़रूरी होता है। अब ये कि जैसे जैसे ये डिजीज़ बढ़ती जाती है तो समझें कि वैसे वैसे इसका इलाज ये बहुत मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जाती है। ख़ास करके जब पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, किसी पे शक करना,
ये चीज़ जो है तो अपना बढ़ जाती है बहुत। वो कहते हैं जी इससे पहले तो हमने इनको नहीं देखा इतना गुस्से में, कभी कभार ये गालियों का इस्तेमाल भी करने लगते हैं। तो ये अल्जाइमर डिजीज़ कहलाती है। अब अगर इसकी कॉजेज़ में देखा जाए तो इसकी कॉजेज़ में दो कॉजेज़ तो बहुत कॉमन है। नंबर वन, उम्र का बढ़ता, और नंबर टू वो चेंजेस आती हैं जो कि केमिकल्स में आ जाती हैं। ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे एसिटाइल कोलिन है, ग्लूटामेट है, ये तो खैर टेक्निकल टर्म हो गई, उनकी कमी हो जाती है इसमें। तो एक तो एज हो गई, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, और दूसरी बात ये कि इसमें जो है तो अपने जीन्स का जिससे कि अगर फैमिलियल टेंडेंसी ज़्यादा है तो इस डिजीज़ के बढ़ने के इम्कानात भी ज़्यादा है। इसके अलावा जिन लोगों में हाइपर टेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की ज़्यादती होती है उनमें इसका इम्कान ज़्यादा है। तो ये कि अगर अगर किसी की उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो सिर्फ ये नहीं है कि नीचे के ब्लड प्रेशर की अहमियत है, ऊपर की भी इतनी अहमियत है। जब 60 साल से ज़्यादा होता है तो ऊपर का जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। तो उन लोगों में निस्बतन ये ज़्यादा होता है। कभी किसी को हेड ट्रॉमा हुआ हो, सर में चोट लगी हो, बहुत जोर की चोट लगी हो, तो उसमें भी ये कॉमन है। फिर ये कि कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट स्मोकिंग को हम उसको कहते हैं कि कम से कम करो, अगर ख़त्म नहीं कर सको तो ये कम ज़रूर कर दो। फिर ये डायबिटीज़ मेलाइटस में शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनमें ये कि टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसकी वजूहात होती हैं। अब जहाँ तक कि ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, बदकिस्मती से इसका आज तक कोई ट्रीटमेंट ऐसा ईजाद नहीं हुआ कि ये डिज़ीज़ को रोक सके, क्योंकि ये डिज़ीज़ मुसलसल बढ़ने वाली डिज़ीज़ है, रुकने वाली डिज़ीज़ नहीं है। पहले ही आप ये बात मरीज़ से कह दें, वरना मरीज़ आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब इसमें तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, आपकी दवाई से उससे कहें नहीं, ये डिज़ीज़ को रोकने की कोई दवाई नहीं है, बल्कि इस डिज़ीज़ को बढ़ना ही बढ़ना है। सिर्फ ट्रीटमेंट से ये फ़ायदा होता है कि इसका जो उसकी जो प्रोग्रेस है, इसका जो कोर्स है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, यानी कि दवाइयों का रोल थोड़ा कमज़ोर है। इसलिए इन मरीज़ों की अब जो हमारी ज़िम्मेदारी या ऊपर वालों की ज़िम्मेदारी क्या है, वो इन मरीज़ों को समझे कि जैसे हम बच्चे को हैंडल करता है। बाद दफ़ा ये मरीज़ जो है तो उसके अपोजिट रिस्पॉन्स देता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप उन पर नाराज़ हो ना, वो आपसे उससे डबल नाराज़ होंगे। मिसाल के तौर पर एक मरीज़ है, वो अपने बहू के कमरे में चला गया, उसको तो नहीं पता ना, अब बहू कह रही है बाहर निकल जाए भाई चलो, या बेटा कह रहा है यहाँ क्यों आए हो, बाहर जाओ, तो उससे भी ज़्यादा बोलेगा। इसका तरीका ये होता है कि उसको स्लो 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 कराएं। या बाद मतलब उसके हाथ में दुपट्टा आ जाता है तो वो अपनी तरफ दुपट्टा खींचने लगता है, अब आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो अपनी तरफ, तो उसी के आगे करना ही है। जब वो आगे करेंगे वो खुद ब खुद ये छोड़ देगा। या उसको मोबाइल रखें, अगर उसको खाना खिलाना हो तो उसको मेज़ पर बुलाएं, और ये कि उसको उसको ज़ोर से और आहिस्ता बोला है, चूँकि इनका जो सर्किट है ये स्लो हुआ हुआ होता है। जैसे अगर हम आराम से कहते हैं ये खाना खा लो, वो नहीं समझेंगे, बल्कि इस तरीके से कहता है आप खाना खा लीजिए, अब वो ज़रा समझेगा, आप गाड़ी में बैठ जाइए, बजाय कि चलो भाई आप गाड़ी में बैठ जाएं, इस तरीके से नहीं। अब देखें, ये जब मरीज़ के लवायतीन को गिना गुजरता है तो इसमें एक बात ये याद रखें कि वो उकताहट का शिकार होते हैं। लेकिन वो मरीज़ उकताहट का शिकार होते हैं जिनको कि वालिदैन की अहमियत का पता नहीं होता है, क्योंकि हमारा इस्लाम ये कहता है कि जैसे जैसे वालिदैन बूढ़े होते जाए तो उनके हुकूक ज़्यादा होते जाते हैं, और आप उफ तक ना करें उनकी किसी बात पर। लेकिन यही अगर आप मगरिब में देखें तो वो इन बूढ़ों को ओल्ड हाउसेस में दाखिल कर देते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक मुसलमान जो इन चीज़ों को एक इबादत समझ के करता है वो ऐसा नहीं करता है। अस्सलाम वालेकुम।